क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेपर लीक हुए। जिस देश की एजुकेशन पॉलिसी 36 साल बाद बदली गई। गांव में भी तो स्कूलों की हालत जहां तक मैं देख पाता हूँ बहुत ही अच्छी नहीं है। जिस देश में युवा को अपने मनपसंद के सब्जेक्ट पढ़ने की छूट नहीं थी। कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। विपक्ष ने इसके विरोध में पीडीए पाठशालाएं भी चलाई। पीडीए पाठशाला में पढ़ाया क्या? एसआईआर काफ़ी चर्चा में रहा पिछले कुछ समय से और विपक्ष ने भी काफ़ी इसका विरोध किया सदन में। और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ वोटर्स जो है लिस्ट से गायब हैं। बीएलओ कभी भी नाम काटता नहीं था लिस्ट से। 2010 के बाद से जो इंडिया का स्पोर्ट्स का बजट है वो 500 से 1000 करोड़ के आसपास है। एज कम्पेयर टू अमेरिका और चाइना हम बहुत ही पीछे हैं। भारत ने कभी ओलंपिक होस्ट नहीं किया। सर, आपने ग्रेजुएट्स की बात करी, तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है। तो सर, इसको टैकल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग की क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि इसको टैकल करने के लिए काम कर रही है? देखिए, सरकार लगातार इसलिए प्रयासरत है कि कैसे निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर ग्रेजुएट के पास या हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई आय का साधन होना चाहिए उसका जीवन यापन करने के लिए। तो सरकार उसके लिए तो एक पक्ष है कि सरकारी नौकरी हो, दूसरा पक्ष है उसको प्राइवेट नौकरी हो, तीसरा पक्ष ये है कि उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इन सब से परे वो लोग जो अपना पेरेंटल कुछ काम करते हैं थे उनके भी अवसर उपलब्ध हो। तो सरकार ने सब सेगमेंट्स के लिए अलग अलग योजना लेकर आई। मैं कहूँ कि सरकार ने जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं जो प्रदेश चला रहे हैं, तो हमने पिछले 8 वर्षों में जो भी नौकरियां दी हैं वो ट्रांसपेरेंट दी है। तो पहला पक्ष ये होता था कि जो भी व्यक्ति टैलेंटेड है उसका हक कहीं ना मारा जाए, तो वो प्रयास हमने किया। दूसरा, बाहर से हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। अनेक जगह की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने ऑफिसेज खोले, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़े। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जैसे प्रधानमंत्री जी मुद्रा लोन लेके आए थे। मुद्रा लोन की योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का और 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता था। आपके दिमाग में कोई बात है, आप कुछ काम करना चाहते तो सरकार आपको लोन देती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम युवा करके एक 5 लाख रुपए देने की योजना शुरू करी कि आप बैंक आपको फाइनेंस करेगा अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं। तो अभी 90,000 से अधिक लोग उस योजना में उत्तर प्रदेश के युवा लाभान्वित हो चुके हैं। तो और उसके अलावा ओडीओपी के माध्यम से जो स्किल लोग थे अपने यहाँ काम करने चाहिए, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया, जिसकी वजह से आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, मान लीजिए कोई हरदोई का रहने वाला व्यक्ति है या बाराबंकी का रहने वाला व्यक्ति है, तो उसका ओडीओपी के माध्यम से जियो टैगिंग हुई, तो अपने यहाँ जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को बड़ी आसानी से करते। तो हमने सभी एरिया में प्रयास करके लोगों के लिए उनके आय का कुछ साधन बने और युवा जो करना चाहता है अपने मन का काम कर पाए, जिससे जो कल्पना है कि हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में खड़ा करेंगे, क्योंकि विकसित राष्ट्र तभी होगा जब हम और आप सब विकसित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्र विकसित हो जाए और अभिनव जी विकसित ना हो। तो विकसित की कल्पना तभी पूरी होगी जब सब विकसित हो। तो उस सबको समायोजित करके, जैसे कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहती है पंथ के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, पंथ के अंतिम व्यक्ति तक वो सारी योजनाएं पहुंचे, तो उसको भी उठाकर लाना है, उसको भी समाज की मूल धारा से जोड़ना, उसको भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी। गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी के पास भी अपना पक्का मकान हो, उसके पास शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, उसके पास बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो, उसके घर में कोई भूखा ना सोए और उसके घर में एक रोजगार का कोई ना कोई साधन उपलब्ध हो। इन सब बातों को लेकर सरकार काम कर रही है। सर, अभी आपने बात किया कि पिछले 8 साल में जो पेपर्स हुए हैं काफी ट्रांसपेरेंट हुए हैं, बट मैंने कुछ डेटा निकाले जिसमें ये पता चला कि अभी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी उसमें 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो पेपर लीक हो गया था। उसके बाद आरओ का काफी चर्चा में रहा कि वो पेपर लीक हो गया था फरवरी में जो हुआ था। यूपी टेट 2021, यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो जिसपे लीक होते हैं पेपर, वो फिर कोर्ट में चला जाता है केस, उसमें बच्चे
ओवर एज हो जाते हैं उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तो वो उसके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? देखिए अभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेपर लीक हुए और एक बड़ा माफिया नेटवर्क बना था जिसको सरकार ने तोड़ा है। सरकार नियम लेकर आई, कानून लेकर आई है कि जो इस तरह की करेगा उसकी संपत्ति जब्त से लेके वो, क्योंकि पहले क्या होता था पूर्ववर्ती सरकारों में, लोग पेपर लीक कराते थे, लीक कराने के बाद कानून के शिकंजे में फंसते नहीं थे, बच जाते थे, तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पेपर अगर लीक हुआ है तो सख्त कार्रवाई हुई है। सख्त कार्रवाई के साथ साथ तो पर्चा भी रद्द हुआ है। पर्चा रद्द होता, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एज आगे चली जाती है, हमने 3 साल तैयारी करी, मैं आगे, तो इस बार अभी देखिए अपनी जो वैकेंसी आई है पुलिस भर्ती की उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो सरकार बेसिकली जब संवेदनशीलता से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है, हम लोग सबका दर्द समझ के उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी बात ये भी ठीक है कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने पे पेपर जिन लोगों ने लीक कराया उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई, सरकार का मत है। और धीरे धीरे इस नेक्सस को तोड़कर आगे आने से पुलिस की भर्ती हुई अभी 60,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। आप दिखाइए ना उसमें कहीं गड़बड़ी हुई हो, चर्चा करके देखिए लोगों से, जो 8 लाख लोग नौकरी पाए हैं उसमें किसी भी व्यक्ति, मेरा तो 7 जिलों का चुनाव क्षेत्र है, मुझे सबसे इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला हो जिसने कहा हो कि मेरी नौकरी घूस दे के लगी। तो जब आपकी नौकरी घूस दे के नहीं लगी, जब आपकी नौकरी बेईमानी से लगी, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ठीक है गड़बड़ियाँ होती थी, और सिस्टम ही तो है, और सिस्टम को सुधारने में समय लगता है, तो उस समय के तहत सिस्टम सुधरेगा। और जब दंड की प्रक्रिया मजबूत होगी कि आपने पेपर लीक जैसी माफिया जब खत्म होगा, ये देखिए नकल माफिया खत्म हो गया, भू माफिया खत्म हो गया, जब ये 2 माफिया खत्म होगा तो तीसरा ये माफिया जो पेपर लीक वाला बचा है ना, ये भी माफिया जो है, माफिया शब्द उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगा, ये तय है। सर आपने एक्शन की बात करी, जैसा कि आपने कहा पेपर लीक माफिया, आपने एक्शन की बात करी, तो अभी बुलडोज़र एक्शन की काफ़ी चर्चा होती है कि बुलडोज़र एक्शन डबल इंजन की सरकार लेती है। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो, तो बाद में एक्शन की ज़रूरत ऐसा ना पड़े, कोई कानून हमारे देश में आ जाए जिसका इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए? अभी नया कानून आया, अब लॉ के विद्यार्थी हो, अभी कानून पिछले ही 2 सत्र पहले पास हुआ है जिसमें सख्त एक्शन की बात हुई। पहले तो क्या होता था कि 420 तक की धारा लग के और वो लोग छूट जाया करते थे, लेकिन अब इस तरह के जो पेपर लीक जैसी घटनाओं में बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। तो वो सख्त कानून जैसे जैसे लोगों को इम्प्लीमेंटेशन होता चला जाएगा, मुझे लगता है लोग डरेंगे, फिर इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे खत्म होंगी। क्योंकि ये भी पता है, जैसे अब जनता को भी लग जाएगा कि नहीं, पेपर लीक वाला कोई आता है आपके पास कि हम आपका ऐसा करा देंगे, तो उससे लगेगा नहीं तुमको देने से क्या फ़ायदा है, पेपर तो लीक होने का अगर रिपोर्ट चली गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी पेपर वैसे ही कैंसिल करा देंगे। जब पेपर कैंसिल ही हो जाना तो तुम्हारे साथ क्यों जाए। तो इसलिए युवा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा उसको पारदर्शी तरीके से नौकरियों के चांसेस रहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में। सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो गई है पूरे देश भर में, और अगर हम देखें अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी वो रेडी नहीं है। अगर हम बात करें गांव में भी तो स्कूलों की हालत जहां तक मैं देख पाता हूँ बहुत ही अच्छी नहीं है। और बात करते हैं, और आज के टाइम में लोगों को अपडेट होना मतलब चाहिए कि एआई कैसे यूज हो रहा है और सारी चीजें, इसको पढ़ाने की वजह अभी हम लोग बेसिक शिक्षा में भी कहीं ना कहीं पीछे ही हैं थोड़ा। आप अपने सवाल का जवाब खुद ही ले आए। आपने कहा कि एआई होना चाहिए, एआई पढ़ना चाहिए। जिस देश की एजुकेशन पॉलिसी 36 साल बाद बदली गई हो, हमने उद्योग की पॉलिसी हम बनाते हैं, बदलते रहते हैं, हमने किसानों के लिए पॉलिसी बनाई, बट एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे मूल थी उसको मोदी जी के नेतृत्व में 36 साल बाद बदला गया है। ये लेकिन पहले बदल देना चाहिए था। कैसे compete करोगे आप दुनिया से? हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम वही तरीके पढ़ रहे हैं जो तरीके आउटडेटेड हो गए। सरकार ने पॉलिसी बदली, और नई एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ोगे और समझोगे तो आपको ये लगेगा, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से,
कि इस पॉलिसी ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेके बच्चों तक। पहले क्या होता था, मैं अपने उदाहरण लूँ अगर, तो मैं कहूँगा मुझे मैथ्स पढ़ने में अच्छी लगती थी, लेकिन केमिस्ट्री में मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन मुझे अगर साइंस साइड पढ़ना है तो क्या करना था? तीनों लेना पड़ेगा, साथ तीनों में लेना ही Chemistry पड़ेगा। आएगा ही। एनईपी के आने के बाद क्या हुआ? आप अपने मनपसंद का आप अपने मनपसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जिस देश में युवा को अपने मनपसंद के सब्जेक्ट पढ़ने की छूट नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिसी नहीं आनी चाहिए थी? जैसे बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ आनी चाहिए थी। पॉलिसी आने के बाद क्या होता है कि एक सतत डेवलपमेंट की एक सतत प्रक्रिया है। पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद क्या होता है कि पॉलिसी के रूल्स बनेंगे, रूल्स बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अब पिछले 7-8 वर्षों की कल्पना करो, आप अगर गांव की तरफ विजिट करने जाओ, मैं हम लोग को देखता हूँ गांव जाते होंगे, मैं भी सर गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो गांव में एक सबसे खराब सा स्ट्रक्चर दिखता था जब गांव के अंदर घुसने का प्रयास करते थे आप, तो वो प्राइमरी स्कूल होता था। अब जाके देखो, एक सुंदर बिल्डिंग जिसपे टेक्स्ट भी लिखा होगा कुछ, वो प्राइमरी विद्यालय है। प्राइमरी विद्यालय से आने वाला बच्चा आपको दिखता था कि मैले कुचैले कपड़े में नंगे पैर चला आ रहा है। हमारी सरकार में उसको यूनिफॉर्म भी दिया है, बैग भी दिया है, किताबें भी दी है। तो अब किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से compete करते हुए बच्चे दिखते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए ये हुई कि अभी जो परख पोर्टल बना है केंद्र का, परख पोर्टल में भी उत्तर प्रदेश के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन सर अभी रिसेंटली योगी जी ने जो बच्चों का स्कूलों का मर्जर कर दिया है कि जो स्कूल काफ़ी जिसमें जहाँ पे टीचरों की कमी थी या बच्चों की कमी थी, उसको एक जगह स्कूल कर दिया है उसका। और जो बच्चे हैं, मैं बेसिकली अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में स्कूल था 1 किलोमीटर पे, लेकिन अभी जो उनका मर्जर हुआ है, जो अभी इनके लिए जो स्कूल अलॉट हुआ है, वो है 8 किलोमीटर दूर। और वो गरीब तबके के ही बच्चे हैं, उनके पिताजी डेली वेज लेबरर हैं और उनको जाने में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत असुविधा होती है सर। तो और इसमें सबसे ज़्यादा इस पे वो सबसे ज़्यादा जो लड़कियां बच्चियां हैं छोटी सी, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, अगर 8 किलोमीटर कहीं दूर चला गया है स्कूल, तो आप मुझे बताइएगा व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उसको कैंसिल करा दूंगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी में कहीं ये नहीं था कि 8 किलोमीटर दूर कहीं स्कूल कर दिया जाए। वो पॉलिसी में नहीं था, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हुई होगी। पॉलिसी में था कि मिनिमम 1-2 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, सबकी रीच में होना चाहिए। क्यों थी ये योजना? हमको बच्चे भी चाहिए पढ़ाने के लिए और पढ़ाने वाले टीचर भी चाहिए। तो हमने विद्यालय तो 10 खोले, 10 विद्यालय में एक शिक्षक दे दिया तो क्या होगा? एफिशिएंसी शायद थोड़ा कम हो। 10 विद्यालय में एक शिक्षक दे देगा तो 1 से 5 तक पढ़ाना है आपको, कैसे पढ़ाएंगे? उसके बजाय हम क्या करते कि हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ये करने की कोशिश प्रयास में है कि हम मॉडल टाइप के विद्यालय तैयार करें, जिसमें टीचर भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और बच्चे भी हो। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बच्चे नहीं हैं तो क्या करेंगे? बहुत सारे स्कूल ऐसे भी मर्जर में गए हैं जिनके यहाँ 2 ही बच्चे थे, 3 बच्चे थे। शिक्षा मौलिक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। और एनईपी के आने के बाद क्या हुआ कि हमारी क्लासेस फर्स्ट से पहले की बढ़ गई। तो बेसिक जो नीड थी आंगनबाड़ी ने पूरी करी, बाल वाटिका ने पूरी करी। तो बाल वाटिका, आंगनबाड़ी उस नीड को पूरा करे, फिर एक ऐसा स्कूल बने 4-5 किलोमीटर की परिधि में जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, बच्चे को स्पोर्ट्स की भी सुविधा हो। अब एनईपी के आने के बाद क्या हुआ, मुझे वहाँ लैब्स भी चाहिए, क्योंकि मेरा मन अगर लगता है इलेक्ट्रीशियन का काम करने में, तो मुझे बचपन से ही वो मिलना चाहिए ना मेरे स्कूल में। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो उसको देती। तो वो सब कुछ व्यवस्थित विद्यालय बने सरकार की पॉलिसी में, और मॉडल विद्यालय सरकार ने बनाने शुरू किए अभी। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन वाली बात थी, तो वो मॉडल्स, जब सरकार मॉडल स्कूल लेके आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन को भी उसमें कवर करने का प्रयास कर रही है। तो ये धीरे धीरे चलने वाली डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता थी, इसीलिए सरकार ये सारे काम कर रही है। विपक्ष ने इसके विरोध में पीडीए पाठशालाएं भी चलाई और विधानसभा में भी ये मुद्दा काफ़ी हद तक उठाया गया। पीडीए पाठशाला में पढ़ाया क्या?
अपने कुछ लोगों के नाम एबीसी में लिंक करके दिए, मैं लूंगा नहीं नाम, कि एफ आर एप्पल के बजाय एफ आर कुछ और बोल रहे थे, बी फार कुछ और बोल रहे थे, सी फार। राजनीति, देखिए स्वास्थ्य और एजुकेशन दो मूलभूत चीज़ें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए और सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को जब कोई सरकार इनके लिए अच्छा प्रयास कर रही हो, कमियां जरूर विपक्ष का काम है कमियां गिनाए, और विपक्ष कमियां नहीं गिनाएगा तो सरकार सुधार नहीं करती। और लोकतंत्र में दोनों का मजबूत होना आवश्यक है, तो दोनों मजबूत हों, लेकिन मुद्दे चयन करने चाहिए। अब पीडीए अगर हमारा वो है कि हमारा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाना है इसलिए मुझे पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो वो ठीक नहीं है। सबकी बात होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी समावेशी राजनीति करती है। हमारे दल में आपको सभी का प्रतिनिधित्व मिलेगा और सब निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहां निर्णय कौन करता है? एक परिवार के जन्मा हुआ व्यक्ति। तो ये फर्क है ना। तो उनका पीडीए सिर्फ इसलिए है कि वो हमारा परिवार बचा रहे, परिवार की राजनीति बची रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता, मैं कह सकता हूँ, उसको समझ गई है। बिहार ने भी उसको नकारा है। सर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया स्किल की बात करी आपने, तो सर आजकल कंपनीज कहती हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल की कमी थी। एनईपी के आने के बाद वो कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे आप नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली, तो ये है कि आप लास्ट का जो 6 मंथ्स का कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स किया आपने, तो उसका 6 मंथ्स के कोर्स में ये लिबर्टी है यूनिवर्सिटी के पास कि वो उसको ऐसा डिज़ाइन करे कि बच्चा स्किल लेकर वहाँ से निकले। और स्किल का भी ग्रेडिंग हो गई। जैसे स्पोर्ट्स में आप प्लेयर हो गए तो क्रेडिट बैंक बन रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा ना कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, इम्प्लीमेंट होके अभी उस स्टेज तक नहीं आई कि मैं कह दूं नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो गई या पूरी तरह से वो इन्फोर्स हो गई। प्रोसेस में चल रहा है, तो लोग भी सीख रहे हैं, जो कमियां होंगी उनको भी सुधारते हुए हम लोग चल रहे हैं। स्किल को भरने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कि जो लोग कह रहे हैं ना कि अनएम्प्लॉयबल यूथ, एक नया सब टर्मिनोलॉजी आ गई कंपनीज की तरफ से कि अनएम्प्लॉयबल यूथ मिलता है। आप अपनी डिमांड तो बताइए। हमारे युवा में के अंदर वो शक्ति है कि वो कुछ भी सीख के कुछ भी काम कर सकता है। तो वो सिखाने की जो क्षमता दी है वो एनईपी में आई कि आपको जो सिखाना है सिखाओ। आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, घर वाले आपको जब तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ करने नहीं देंगे। तो ग्रेजुएशन में अगर फोटोग्राफी का मार्क्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अपना स्किल भी परस्यू कर सकते हैं और माता पिता की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि भैया मुझे ग्रेजुएट होना है। तो वो सारी चीज़ें एनईपी पूरा करती हुई दिख रही है। सर आपको एमएलसी रहते हुए 5 साल हो गया और अभी अगला चुनाव 2026 में है, तो आपने 5 सालों में ऐसे कौन से 5 अलग काम किए हैं जो बाकी एमएलसी से अलग थे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं अलग एमएलसी हूँ। मैं ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरा चुनाव क्षेत्र 53 विधानसभाओं का है। 53 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मेरे चुनाव क्षेत्र में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो चैलेंज ये जरूर है कि कौन से ऐसे काम किए जाएं जो लोगों के लिए लाभकारी भी हों और वो विधायक निधि जो खर्च करने की परिव्यू होता है उसमें आए भी। तो हमने सोचा कि क्या करा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन का विषय लिया, आपको याद होगा। तो सोलर एनर्जी पे तेज़ी से काम शुरू हुआ। शुरुआत में करता हूँ कि जब मैं एमएलसी बना तो कोविड था उस समय। तो पहला जो मैंने रिमार्केबल काम जो कह सकते हो आप कि मुझे अवसर मिला जनता के मत से कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे सब। तो सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, ये कोविड के टाइम की बात कर, कोविड के टाइम की सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए थे। तो मेरा पहला निधि का जो इंस्टॉलमेंट आया उसमें मैंने प्रतापगढ़ में, रायबरेली में और लखनऊ में और सीतापुर में
जो ऑक्सीजन के प्लांट की रिक्वायरमेंट थी, उसमें कहीं ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी, कहीं ऑक्सीजन का प्लांट लगा, कहीं वो आ रहा था ना ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात, तो वो लखनऊ के अस्पताल में, तो ऐसे ही ऑक्सीजन के प्लांट से वो शुरुआत हुई। तो मुझे लगा कि ठीक है, ईश्वर ने एक अवसर दिया, मुझे जनता की सेवा का अवसर मिला। फिर सोलर की बात आती है, तो सोलर एनर्जी कैसे पॉपुलर हो लोगों के बीच में, रिन्यूएबल एनर्जी है, लोगों के बीच पॉपुलर नहीं थी, कैसे जाए, तो सबसे अच्छा माध्यम स्कूल हो सकता है। तो हमने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट को चुना। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के सारे माध्यमिक के स्कूल, जो मतलब हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के स्कूल थे, जो यूपी बोर्ड से थे, उनको हमने तय किया कि इनको सबको सोलर पे ले जाएंगे। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी लगभग 4.5 करोड़ की। अब विधायक निधि में तो पैसा कम आता है, तो कैसे होगा अरेंजमेंट। तो मैंने CSR के लिए प्रयास शुरू किए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री कहा ठीक है अवनीश जी, अच्छा है, करिए इसको। तो कुछ पैसा मिला CSR से, इंडियन ऑयल से मिला, गेल से मिला। तो बिल मिला के रायबरेली में लगभग हम 156 या 57 स्कूलों तक सोलर, जैसे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, किसी का 2 किलोवाट कनेक्शन है, किसी का 5 किलोवाट कनेक्शन है, किसी का 20 किलोवाट कनेक्शन है, तो वो पूरा हमने रिप्लेस किया सोलर के पैनल लगा के। नेट मीटरिंग नहीं थी पहले स्कूल्स में, तो जो हमारी पॉलिसी थी, सौर ऊर्जा नीति थी, वो नई सौर ऊर्जा नीति आई, तो उसमें हम लोग ये लेकर आए, आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर से, कि ये स्कूल्स को भी नेट मीटरिंग की सुविधा देगी। क्योंकि प्राइवेट घर में आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो आप नेट मीटरिंग मिल जा रही थी, बट स्कूल में लगा रहे थे तो नहीं मिल रही थी। तो नई पॉलिसी में वो इनकॉर्पोरेट किया। तो पॉलिसी लेवल पे एक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर पाया मैं, मतलब उस डिसीजन में कि हाँ नेट मीटरिंग विद्यालयों को मिल जाए। वो हुआ तो वहाँ पर विद्यालयों में वो लगा। फिर हमने नेक्स्ट बाराबंकी और सीतापुर उठाया। तो अभी बाराबंकी में काम शुरू हो गया। बाराबंकी में भी करीब मुझे लगता है 20-25 स्कूलों में सोलर का पैनल लग गया है। तो ये एक ऐसा काम है जो कहा जा सकता है कि हो। दूसरा, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या हो सकता है कि हम राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करें लोगों को। और स्ट्रेंथन करें। जागृत तो है ही, भारत का कोई भी नागरिक, मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रभक्त नहीं है। जहाँ राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र प्रथम वाली भावना से चलते हैं। तो 1090 चौराहे पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज लगा है। जी जी, याद आ रहा है? हाँ हाँ अच्छा लगता है वो, हाँ, अच्छा तो देख के लगता अच्छा है। लगता होगा। सेल्फी तिरंगा ही पॉइंट सर बना देख के इतना अच्छा लगता है। हुआ। वो राष्ट्र ध्वज मैंने अपनी विधायक निधि से लगाया। तो ऐसे ही सभी जिलों में ऐसे काम किए गए। फिर बच्चों का पढ़ने का विषय मेरा विषय है। तो लाइब्रेरीज में कुछ काम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी हर जिले में होती है, शायद तुम आपको भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल ही जानकारी। एक सरकारी लाइब्रेरी राजकीय पुस्तकालय करके जिलों में होता है। तो जर्जर स्थिति में रहते थे जनरली। तो हमने हरदोई का पुस्तकालय जो था लाइब्रेरी, उसको उस पर काम किया, उसको रिनोवेट कराया। और जैसा चाहिए आपको पढ़ने के लिए कि केबिन बना हो, आपका AC लगा हो, वहाँ गर्मी ना लगे, तो वो सारी व्यवस्था शुरू हुई, वहाँ शुरू हुई। और बाराबंकी की लाइब्रेरी में ऐसे ही विजिट करने चला गया, तो वहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ उनकी जो उनको आवश्यकताएं थी, कंप्यूटर लैब बनाई गई, तो लाइब्रेरीज पे एक काम किया गया। तो दोनों लाइब्रेरी में काम किया। बाकी धीरे धीरे मैं प्रयासरत हूँ कि जो 7 जिले हैं, 7 जिलों की लाइब्रेरीज में वो अच्छा हो जाए। फिर एडवोकेट्स में, जैसे एडवोकेट हमारा मतदाता है कि सारे वकील पढ़े लिखे ही हैं, सब ग्रेजुएट हैं। और जब 5 ईयर लॉ नहीं करते हैं आप, 3 ईयर करते हैं, तो जब 3 ईयर लॉ पूरा करते करते हमारा ये क्वालिफिकेशन ही पूरी कर लेते हैं कि लॉ ग्रेजुएट किए हुए 3 साल पूरा हो जाए। तो हमारे पास 36 तहसील है। तो सारी तहसीलों में वाटर कूलर का प्रबंध करने का प्रयास किया हमने कि सारी तहसीलों में वाटर कूलर लग जाए। लखनऊ बार में या कुछ बार में जहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर्स थे, उनको ठीक करा के, उनको AC करा के, मतलब एक ऐसा प्रयास कि इतने छोटे से पैसे को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए और जो हमारा वर्ग, जो वर्ग है, जो हमारा मतदाता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो ऐसे प्रयास मैंने कुछ किए। मुझे लगता है कि आपका सवाल का जवाब आ गया होगा। जी। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि ग्रेजुएट बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्ड है, और अभी आपने 5 काम भी अपने गिनाए जो कि आपने किए हैं। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आने वाले चुनाव में ऐसे कौन से इश्यूज़ या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ग्रेजुएट्स के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे अभी सारे ख़त्म ही नहीं हुए।
जहाँ से हमने शुरू किया था। हर ग्रेजुएट जब पढ़ के निकले तो वो जो करना चाहे वो कर ले। नौकरी करना चाहे तो उसके पास नौकरी का ऑप्शन होना चाहिए, वो रोजगार करना चाहे तो उसके रोजगार के अवसर सरकार के पास उपलब्ध हो। तो अभी मैं एक बिल पे काम कर रहा था, एक ड्राफ्ट बिल मैंने दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आसपास की। मान लीजिए मैं लखनऊ रहता हूँ, तो लखनऊ में कुछ इंडस्ट्री आई, उस इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की मैन पावर उनको चाहिए। अगर मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो मैन पावर ट्रेन करके दे दे उसको, तो ये तो जो अनएम्प्लॉयबल यूथ मिलता है वो दर्द खत्म हो गया। दूसरा, ये बंदा जो पढ़ रहा था इसको तुरंत रोजगार के अवसर है, तो आप रोजगार करना चाहे तो करिए तुरंत। अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते तो चाहिए। तो ये एक बचा हुआ सेगमेंट है जिसपे मैं और हमारी सरकार काम कर रही है। सर, आप क्रीड़ा भारती संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, ये क्या संगठन क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, क्रीड़ा भारती संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करता है। जो खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, या खेलों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, खेल में क्या होना चाहिए, खेल की नीति पारदर्शी बने, लोग आनंद फिटनेस के लिए भी खेलें। जैसे कि हमारा सूत्र वाक्य है, क्रीड़ा के माध्यम से चरित्र का निर्माण और चरित्र के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। और जो भी आनंद के लिए खेलता है हमारे पास है। आप फिट रहेंगे, आपका फिटनेस लिए अच्छा होगा, मतलब आप फिजिकली जब फिट होते हैं तो आप मेंटली भी फिट रहते हैं। तो वो एक ध्येय वाक्य के साथ हम लोग चलते हैं। और बेसिकली जहाँ कमी रहती है, से बच्चे खेलने वाले हैं, उनके पास ग्राउंड नहीं है, तो क्रीड़ा भारती कार्यकर्ता मिलके उनको ग्राउंड उपलब्ध खेल कराते के हैं। क्षेत्र में तो सर बहुत कमी है। जब नहीं, खेल के क्षेत्र की कमियां हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है। और मैं कहता हूँ कि अगले आने वाले 12 वर्ष स्पोर्ट्स के ही हैं। कॉमनवेल्थ की को होस्ट हम करने जा रहे हैं। 2036 का ओलंपिक हम बिड करने वाले हैं। तो देश में स्पोर्ट्स के लिए और सरकार में नौकरियां, स्पोर्ट्स के क्षेत्र की 2% जो रिजर्वेशन कोटा था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, हर भर्तियों में आपने भी शायद देखा होगा, इंटरव्यू सुना होगा, वो लड़की दौड़ी थी धाविका, उसका नाम मैं भूल गया। वो कह रही थी कि मुझे दिख रहा था कि मैं अगर इस लाइन तक पहुंच जाऊंगी तो मेरे डिप्टी एसपी की नौकरी पक्की है। तो दिस इज समव्हाट जो स्पोर्ट्स को में परिवर्तन लेके आया है। मतलब ऐसा नहीं हो वो खेल आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, खेल आपको बना भी रहा है। मीन्स खेल खिलाड़ियों को करियर भी मिल रहा है और खेल का एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप खेलना शुरू करते हैं तो बाई प्रोडक्ट ये है कि आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है। तो जब आप फिट रहते हैं तो जो भी काम करने जाते हैं अच्छा करते हैं। सर, 2010 के बाद से जो इंडिया का स्पोर्ट्स का बजट है वो 500 से 1000 करोड़ के आसपास है। बट जब हम बात करते हैं ओलंपिक्स में मेडल की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही मतलब एज कम्पेयर टू अमेरिका और चाइना हम बहुत ही पीछे हैं। तो इसका क्या मेन वजह है जो आपको लगती हैं कि ये चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, ताकि हम और भी मेडल्स ला सकें अपने देश के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है तो खिलाड़ियों का चयन पारदर्शी हो जाए। तो इसलिए नया स्पोर्ट्स बिल हम लोग लेकर आए, हमारी सरकार अभी लेकर आई नया स्पोर्ट्स बिल कि खिलाड़ियों का चयन पारदर्शी हो, जिसके अंदर प्रतिभा है वही जाए, भाई भतीजावाद ये सब खत्म हो जाए उससे। तो उसके क्षेत्र में हम लोग काम करें। दूसरा, ओलंपिक का मेडल एक दिन में नहीं आता। ओलंपिक का मेडल जो टारगेट करता है उसको कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। और हुआ क्या कि भारत ने कभी ओलंपिक होस्ट नहीं किया, तो बहुत सारे हमारे ऐसे गेम्स थे जिस पे हम पारंगत थे। हमारा कोई भी इंडिजिनियस गेम ओलंपिक की टैली तक नहीं पहुंचा। कबड्डी खेलते हैं हम लोग, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो या हमारे यहाँ खो खो होता है, तो हमारा इंडिजिनियस गेम था। क्योंकि इस गेम की टेक्निक हमारे पास थी, अगर ये ओलंपिक होता तो हम ज़्यादा मेडल लेके आते। और तो ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे अगली बार जब ओलंपिक हम होस्ट करने वाले हैं, जब होस्ट करेंगे तो ये होता है कि प्रदर्शन गेम होते हैं। तो 1-2 गेम हमारे जब जाएंगे, तो जब गेम एक जाता है तो कैटेगरी बनती है 4 उसकी। लेकिन सर, अगर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जो हमारा बढ़ावा है वो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा है, अदर एज कम्पेयर टू अदर गेम्स। अभी मैं रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जिसमें कोई
कबड्डी या किसी और स्पोर्ट्स के बच्चे थे जो ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के ट्रैवल कर रहे थे, उनको मतलब इतना बजट होने के बाद भी क्या, मतलब फिर उसके बाद भी वो लोग ये लोकेशन नहीं मिलता या फैसिलिटीज नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। 140 करोड़ की आप पॉपुलेशन है देश की, निश्चित तौर पर सरकार को वो सारी सुविधाएं सब प्लेयर्स को देनी चाहिए। मैं इसमें कहीं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि सरकार को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हम और आप देखते हैं, जो चैनल दिखाता है टीआरपी बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है तो उसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो पॉपुलर होता है। हमको एज ए देश के जिम्मेदार नागरिक, मुझे इंटरेस्ट और गेम्स में भी आना चाहिए। हमने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया उधर। जब हमने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया तो टीवी चैनल पे अगर हम कबड्डी दिखा रहे हैं तो कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगी? और कबड्डी का गेम क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो इंटरेस्ट तो हम ही को जगाना पड़ेगा। तो क्रीड़ा भारती इसी तरह के सारे काम करती है। क्रीड़ा भारती के बारे में आप सवाल पूछा ना, क्रीड़ा भारती इस तरह काम करती। पहले तो लोग जान ही नहीं रहे, गेम भूल गए। खो खो के गेम में सब कुछ आता है, मानसिक चपलता से लेके आपकी फिजिकल फिटनेस तक सब खो खो में है। खो खो नहीं दिखा लोगों को, दुनिया को दिखा ही नहीं। दुनिया को दिखाने, दुनिया उसकी खूबी नहीं जानती, तो वो दुनिया तक ले जाना पड़ेगा। और हम सबको मिलकर इन सारे स्पोर्ट्स पे बातें करनी पड़ेंगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोग खेलना शुरू करेंगे। मेरे परिवार का बच्चा अगर खो खो खेल रहा होगा तो शायद मेरे घर में खो खो देखें लोग। जो खो खो देखेंगे तो टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी तो मार्केट से पैसा आएगा उस गेम के लिए। जब मार्केट से पैसा आएगा तो गेम 1983 से पहले क्रिकेट कितना पॉपुलर था देश में? 83 पे जब हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद पॉपुलरिटी शुरू हुई क्रिकेट की। तो ऐसे ही जब खेल को एक स्तर तक ले जाएंगे हम लोग, उसके बाद वो खेल अपने आप पॉपुलर होगा। और मुझे लगता है कि भारत के जो पारंपरिक खेल थे उसमें टीम वर्क, शक्ति का समन्वय और हमारी संस्कृति के साथ चलने वाले, हमारे एनवायरनमेंट के साथ चलने वाले गेम थे। हमारे यहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर धूप है, 45 डिग्री में आप पूरे दिन मैच खिलाइए ना क्रिकेट का, कैसे होगा? पूरे दिन कौन फील्डिंग करेगा खड़ा होकर? बट कबड्डी अगर खेलने जा रहे हैं तो सुबह खेल लीजिए, शाम को खेल लीजिए, 1 घंटे में मैच खत्म, इंटरटेनमेंट पूरा है। तो वो हमने पॉपुलर नहीं किया। और हुआ क्या कि हमने पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा तवज्जो दे दी देश में। जब तवज्जो ज़्यादा दे दी तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कबड्डी खेलने वाले को मान लिया आपने बैकवर्ड है, यही तो हुआ ना। हाँ, एक तरह से जब कबड्डी खेलने वाले को बैकवर्ड मान लोगे तो कौन कबड्डी खेलने जाएगा? अब माना तो है आपने कबड्डी खेलने वाले प्लेयर्स को भी, वो भी कर रहे हैं, उनका भी प्राइस टैग आ गया, वो भी कबड्डी की प्रो लीग भी पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। तो अरे इसका बकायदा वर्ल्ड कप होता है, इंडिया ने जीता भी है। तो वर्ल्ड कप होता है बकायदा, जीता तो दुनिया के कितने देश कबड्डी खेल रहे हैं। जब वो देश कबड्डी खेलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला 10 से 15 वर्ष वो भारत का है। और इस समय हमें अपने नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के लिए भी जागरूक करना पड़ेगा। जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों पे चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सर, एसआईआर काफ़ी चर्चा में रहा पिछले कुछ समय से, और विपक्ष ने भी काफ़ी इसका विरोध किया सदन में, और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ वोटर्स जो है लिस्ट से गायब हैं। तो सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर जरूरी है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण अच्छे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हमने और आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत सारे लोग मृत हो गए, उनके नाम भी छूट जाते थे क्योंकि बीएलओ कभी भी नाम काटता नहीं था लिस्ट से। किसी की शादी हो गई, कोई ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से वहाँ, तो उसका लिस्ट में नाम पड़ा है, तो अगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो कोई काटता नहीं, और कंप्लेन नॉर्मली लोग करते नहीं, हमारा नेचर नहीं है कंप्लेन करने का। तो वो नाम थे, तो वो नाम हटे। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष का काम ही होता है कि कोई काम हो उसके अगेंस्ट बोले, अच्छा काम खराब काम, इसमें सबको भागीदारी बननी चाहिए। निर्वाचन आयोग की आपने शायद वीसी उस दिन सुनी होगी, पक्ष विपक्ष और हम सब लोग जागरूक लोग मिलके अगर अपने पोलिंग बूथ पर बैठ जाएं और जो भी मतदाता बनने वाला है उसका फॉर्म 6 भरवा दें,
तो मुझे लगता है छूट जाएगा क्या कोई? जो वोट देने वाला आदमी कोई छूट सकता है क्या? अगर हम सब मिलके चल रहे हैं, बीजेपी का बीएलए, समाजवादी पार्टी का बीएलए, कांग्रेस का बीएलए, बसपा का बीएलए, ये सारे नेता लोग जितने भी हैं एक गांव में रहते हैं, ये सब मिलके देखें भैया कोई छूट तो नहीं गया, तो हमारी वोटर लिस्ट ठीक नहीं हो जाएगी। क्या जरूरत है बोगस वोटर लिस्ट रखने की? और हम कहें कि भारत के लोकतंत्र में 40% मतदान हो रहा है, 50% मतदान हो रहा है। हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्रभावी और सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत का है, और वहां पोलिंग परसेंटेज 70% हो रहा है। क्यों हो रहा है 70% पोलिंग? क्योंकि वोटर लिस्ट ही ठीक नहीं थी। मैंने कहा कि मैंने अपने बूथ पे पूरा प्रयास किया मतदाता डलाने का, फिर भी मैं 100% नहीं डलवा पाया मतदाता। क्यों? क्योंकि उसमें उसका भी नाम था जो जीवित नहीं है, या वो नाम भी है जो रहता तो शहर में है, मतदाता शहर में बना ले, लेकिन गांव की वोटर लिस्ट से उसका नाम नहीं कटा। तो ऐसे लोगों के नाम कटने नहीं चाहिए थे क्या? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आवश्यक है, और इसको समय समय पर होता रहना चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि हम ये फोकस करें कि मेरी लखनऊ की मतदान प्रतिशत 52%, 55%, 50%, और मेरे चुनाव में 29%। 29% लखनऊ ने पोल किया पिछले ग्रेजुएट इलेक्शन में। सर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आप खुद में। तो वोटर लिस्ट अगर ठीक होगी, जब लखनऊ लगातार 60% पोल ही करता आया मैक्सिमम, तो 40% लोग, इसका मतलब गड़बड़ थी ना उस वोटर लिस्ट में, उनको हटना ही चाहिए था ना, तो वही हटे हैं। और निश्चित तौर पर सब मिलकर, मुझे लगता है कि मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सब मिलकर इस वोटर लिस्ट, जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया है एसआईआर की, इसमें सबको अपनी अपनी भागीदारी करनी चाहिए। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम है, जो सोशल वर्कर है उसका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जो भी मतदाता है जो वोट कर सकता है उसको मतदाता लिस्ट सूची में लेकर आए। राजनीतिक दलों का तो स्वार्थ भी है इसमें कि वो भी अपने सारे मतदाताओं को इस सूची में लेकर, जब सब मिलकर इस काम को करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी वोटर लिस्ट बनेगी, और अगले चुनाव में हमारा पोलिंग परसेंटेज 95-96% रहे, ऐसी मतदाता सूची बननी चाहिए। सर सबने यही बोला कि इसमें भाजपा का स्वार्थ है, क्योंकि जल्दी जल्दी करवाए ले रहे हैं, और उसके बाद कुछ प्रेशर हुआ तो टाइम बढ़ाया भी गया था, एक्सटेंड भी किया गया था। और सर ये भी है कि उस जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कितने बीएलओस का, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितने परेशान थे। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं ऐसे। लोग परेशान थे। निर्वाचन आयोग ने थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कराने का कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी, आपके एक बूथ पर 1200 लोग हैं, अब अगर इसको आंकड़े में स्प्लिट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं जल्दबाजी हो रही। बोलने में तो लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है, अरे मार्क क्या करना था, 25 करोड़ पॉपुलेशन है और 14 करोड़ वोट बनने थे, लेकिन उस जगह पे कितने लोगों की जिम्मेदारी थी? 1200 वोटर्स की। 1200 वोटर्स में परिवार, मतलब हमने एवरेज लगाया 4 का भी, तो 300 परिवार हुए। 300 परिवार में किसी व्यक्ति को जाना था तो कितने दिन लगने वाले थे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कहीं कम नहीं है। सर लेकिन जो वेस्ट बंगाल से वीडियो निकल कर आता है कि बीएलओ सुसाइड कर लेता है, एक सुसाइड नोट भी मिलता है सर, उसने काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने कहूँगा मैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर ये छप्पर के नीचे शिक्षा और उसके जल जाने की क्या कहानी है, क्योंकि बहुत ही चर्चा होती है इस बात की। ये मेरे समय की बात नहीं है, हो सकता है उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने 1965 में एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया हरदोई के पास में, एक संडीला तहसील में एक गांव है भैसार, तो वहाँ पर उन्होंने स्कूल प्रारंभ किया, और वो स्कूल किसी वजह से स्टार्ट किया और छप्पर में स्कूल था, वो जल गया। तो जलने के बाद फिर पिताजी की कहानी है, धीरे धीरे उन्होंने एक शिक्षण संस्थान बनाया, आप प्रिंसिपल हुए, और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी हो, कैसे ठीक हो, इसको लेकर उन्होंने बहुत काम किया। तो वही मेरे जन्म के बाद, जैसे बचपन से देखता आया कि मैं कैसे शिक्षण संस्थान बनते हैं, लोगों के लिए कैसे काम करना है, किसको क्या आवश्यकता है, और हम कैसे समाज के एक अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की तरह उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो वो बचपन से देखता आया। तो वो चूँकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो
जीवन में परिवर्तन लाता है। आप कभी शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना कि एक पीढ़ी नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहता है। तो वो बचपन से था और अवसर मिलते गए तो मैं आगे बढ़ता गया। सर, आपकी जो पोजीशन है एमएलसी की, इसके बारे में आम जनता में लोगों को बहुत कम जानकारी है कि सर आपका रोल क्या होता है, आपका कार्य क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सच में मतलब बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने मुझसे। पहली बात तो लोग एमएलसी कम समझते हैं, क्योंकि पूरे देश में सारे प्रदेशों में एमएलसी होते नहीं हैं, और जब सारे प्रदेशों में एमएलसी नहीं होते तो अन्य प्रदेश के लोग ये जानते ही नहीं कि एमएलसी क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ये 2 सदन हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, वहाँ पर विधान परिषद का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, तो 100 में से 1/8 जो है वो चुन के आएंगे ग्रेजुएट से, 1/8 चुन के आएंगे शिक्षक से, बाकी 36 एमएलसी जो बन के आते हैं वो विधायक चुन के भेजते हैं, 38 एमएलसी जो आते हैं वो चुन के आते हैं निकाय के प्रतिनिधियों से, और 10 गवर्नर मैडम नॉमिनेट करती हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड सदन होता है, इसमें सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और मूल भावना संविधान की ये रही होगी कि विधानसभा जब बनती है, विधानसभा बनती है पब्लिक सेंटीमेंट से। एक सेंटीमेंट चला और उस सेंटीमेंट के आधार पर जो भी दल उसका उस सेंटीमेंट के पे खरा उतरा, उसके आधार पर वो सदन के सदस्य चुन के चले जाते हैं। फिर सेंटीमेंट के आधार पर चुना हुआ सदन कोई ऐसा निर्णय ना करे जो आगे आने वाले समय के लिए अहितकारी हो किसी भी वर्ग के लिए। तो स्नातक के लिए अहितकारी कोई नियम कानून विधानसभा ना बना पाए, तो स्नातकों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँच गए। शिक्षकों के लिए कोई अहितकारी नियम कानून विधानसभा ना पारित करे, क्योंकि जब विधानसभा पारित करती है, कोई भी बिल पारित होने के बाद, विधानसभा पारित होने के बाद विधान परिषद आता है, विधान परिषद के बाद फिर गवर्नर के पास जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हमारे सुझाव आ सकते हैं, हम अमेंडमेंट दे सकते हैं। तो कुल मिला के मैं पढ़े लिखों का प्रतिनिधि हूँ। जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, और ग्रेजुएट भी फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं रखा गया, मतलब सेंटिमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वो रोल है जो समझदार व्यक्ति है, जो समझता है देश का हित किसमें है, राष्ट्र प्रथम की संकल्पना जिनके मन में है, ऐसे लोग साथ मिलकर अपना एक प्रतिनिधि बनाएं और वो प्रतिनिधि विधान परिषद में जाके उनको रिप्रेजेंटेशन करे। तो हमारा जो वोटर है वो कोई भी ग्रेजुएट है, जिसने जिसे जब चुनाव आता है तो उस चुनाव के 1 वर्ष पहले नवंबर में ये आहर्ता तिथि निर्धारित होती है। उस आहर्ता तिथि से 3 वर्ष पहले जिन लोगों ने ग्रेजुएट कर लिया होता है वो अपने लिए वोट करते हैं। जैसे इस बार 2026 में चुनाव होना है, तो 2026 में चुनाव होना है, 2025 आहरक तिथि तय हुई, तो 2022 तक के जो लोग ग्रेजुएट कर लिए हैं वो सारे मेरे लिए मतदाता बन सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो मतदाता बनने के लिए भी आप ग्रेजुएट, तो नॉर्मली सामान्य व्यक्ति के दिमाग में जाता है ग्रेजुएट का मतलब वो बीए किया हो, बीएससी किया हो। इंजीनियर भी ग्रेजुएट है, एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर भी ग्रेजुएट है, नर्सिंग में जिसने नर्सिंग का ग्रेजुएशन का कोर्स किया है वो भी ग्रेजुएट है, बी फार्मा का 3 ईयर का कोर्स करने वाला, 4 ईयर का कोर्स करने वाला वो भी ग्रेजुएट है। तो ऐसे पूरा एक समूह बनता है। मुझे लगता है कि मैं जब आंकड़े देखता हूँ एसआईची के, तो लगता है कि ये लगभग हमारे जो 7 जिले हैं चुनाव क्षेत्र के, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इन 7 जिलों में लगभग ग्रेजुएट की संख्या 30 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो वो सब मिलकर अपना प्रतिनिधि वहाँ, तो होता क्या है कि लोग, ये संविधान में जब बनी होगी ये पोस्ट, तो लोगों ने सोचा होगा कि ग्रेजुएट बहुत जागरूक होगा और खुद मतदाता बनेगा। तो मतदाता बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि भाई आपके पास आए, अपनी डिग्री दे दीजिए, मार्कशीट दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, फ़ोटो दे दीजिए, तो हम आपका मतदाता बनवा लेंगे। तो पहले तो वो उसका वोट बनवाना है, फिर उससे लेना है। तो एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन अच्छा ये है कि संवाद पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। तो नीति निर्धारण की प्रक्रिया या हमारे समाज को आवश्यक क्या है, क्या ग्रेजुएट्स के मन की सोच है,
हम कैसे प्रदेश को, जैसे मान लीजिए आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक हमको इस राष्ट्र को विकसित बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ के प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की बात करते हैं। तो विकसित प्रदेश में हमारी भूमिका क्या हो, हम कैसे काम करें, और हमारा प्रदेश विकसित हो तो कैसा दिखे। तो मुझे लगता है ये जो वर्ग है मेरा, जो मेरा मतदाता है, ये मेरा मतदाता ज़्यादा अच्छा इस बात को बता पाएगा, चर्चा कर पाएगा, और हम लोग संवाद भी करते हैं लगातार। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। सर, स्नातक का वोटर बनने की क्या प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हो गया हूं और मुझे वोट देना है एक एमएलसी का चुनाव करने के लिए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, स्नातक का मतदाता बनने के लिए तो जिस वर्ष चुनाव हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए अभी 2026 में चुनाव है, तो 2025 कट ऑफ डेट है, तो 2025 से 3 वर्ष पहले 2022 तक जिसने भी ग्रेजुएट किया है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, एमबीबीएस किया, इंजीनियरिंग किया, बी फार्मा का कोर्स किया, या नर्सिंग में भी कोई कोर्स किया, या मोटा शब्दों में मैं ये कहूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री ग्रेजुएट के समतुल्य है, तो आप ग्रेजुएट के मतदाता बन सकते हैं। मतदाता वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए आपको सीधा सा प्रक्रिया है, एक फॉर्म है जिसको आपको भरना है, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स के साथ साथ एक फोटोग्राफ लगनी है और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अटैच होनी है। उसको निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा करा देते हैं तो आप वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। हालांकि इस चुनाव के दोनों कट ऑफ डेट खत्म हो गई हैं, वोटर लिस्ट बन गई है, लेकिन अब भी कंटिन्यूअस अपडेशन चलता है। तो जब तक चुनाव नहीं होगा और आपको लगता है कि मैं मतदाता बन सकता था, मैं छूट गया, तो आप आइदर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क कर लीजिए या निर्वाचन आयोग के ऑफिस में चले जाइए अपना ये डॉक्यूमेंट लेके, और आप आसानी से मतदाता बन सकते हैं। सर, हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। मैं कुछ नाम लूंगा और आपको विद इन अ सेकंड रिएक्ट करना है। नरेंद्र मोदी। देश के लिए समर्पित नेता। योगी आदित्यनाथ। एक कर्मठ व्यक्तित्व जो सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव। मेरे नेता नहीं। राहुल गांधी। दिशा से भटका हुआ नेता। बांग्लादेश। एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपनी संप्रभुता को खो दिया है वहाँ के पॉलिटिशियन के निर्णय की वजह से। कोडीन माफिया। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज चौधरी। संगठन के मर्मज्ञ अच्छे नेता। स्वतंत्र देव सिंह। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में प्रवास करने वाले और कर्मठता के साथ सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखने वाले नेता। नितिन नवीन। युवा हैं, हम सबकी बड़ी आशाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व दिया है राष्ट्र में। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। एप्स्टीन फाइल्स। सच सामने आना चाहिए।